समाजीकरण। ओके, चलिए समाजीकरण पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। चलिए, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का सोशलाइजेशन, समाजीकरण, है ना। तो सबसे पहले समझिए कि समाजीकरण होता क्या है। हाँ, यूएससी है ना। सीडीपी तो कल से है ना, कल और परसों फिर आप लोगों का सीडीपी होगा। चलिए, समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना या फिर सोसाइटी का ही एक पार्ट बन जाना, है ना। जो सोसाइटी है उसका पार्ट बन करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, उसका निर्माण करना, विकास करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है? वो प्रक्रिया, हाँ लिख लीजिए, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति समाज का विकास एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, जिसके मीडियम से आप क्या करते हैं? समाज का विकास करते हैं और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, चलिए, क्यों करते हैं? क्योंकि परिवार जो है वो एक्चुअल में क्या है? परिवार क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज का सूक्ष्मतम इकाई है। किसने कहा था? काम्टे ने कहा। चलिए, काम्टे ने कहा। ठीक है, चलिए, अब समाजीकरण क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि समाजीकरण की कुछ एजेंसियां होती हैं, है ना। अभिकरण होता है, मतलब जो बालकों में या बच्चों में या व्यक्तियों में समाजीकरण करने का काम करे, है ना। तो अगर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एजेंट। क्या कहेंगे? एजेंट या अभिकरण। एजेंट या अभिकरण। ठीक है, तो समाजीकरण के जनरली 3 एजेंट होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि समाजीकरण के कितने अभिकरण हैं? 3 हैं। ठीक है, तो अभिकरण की संख्या कितनी हो जाती है? 3। कौन कौन है इसको समझते हैं। पहला को हम लोग कहेंगे प्राथमिक अभिकरण। प्राथमिक अभिकरण, प्राइमरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट। ठीक है, तो प्राइमरी एजेंट, समाजीकरण का जो प्राथमिक अभिकरण होता है वो क्या होता है? तो वो किसी का परिवार होता है ना।
तो याद रखेंगे, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि समाजीकरण का पहला अभिकरण कौन होता है, तो परिवार होता है। क्योंकि परिवार में ही बच्चा जो है वो समाज के प्रति धीरे धीरे सीखता है ना, अपने पिता को देखकर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाल्य अवस्था जो है या फिर शैशव अवस्था है वो है क्या, तो अधिगम का चरण है। और अधिगम जनरली लोग किसको देख के ही करते हैं, अनुकरण करके करते हैं। ठीक है, तो बच्चा देखता है कि पिताजी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी माता सोसाइटी के लिए क्या कर रही है। तो किसी भी बच्चे का प्राथमिक अभिकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो उसके फैमिली से स्टार्ट होती है। उसका फैमिली है। ठीक है, दूसरे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एजेंट, यानी द्वितीयक अभिकरण। द्वितीयक अभिकरण सेकेंडरी एजेंट। हाँ, एक चीज यहां पर याद रखिएगा, जो प्राथमिक होता है यानी फैमिली होती है, यहां पर जो समाजीकरण होती है वो अनौपचारिक होती है ना, अनऑफिशियल होता है। कोई जबरदस्ती आपको समाज के बारे में सिखाया नहीं जा रहा है परिवार में, आप देख देख कर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनौपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है, इंग्लिश में अनऑफिशियल है, क्योंकि सिखाया नहीं जा रहा बच्चे को कि ऐसा करो, है ना। कब आप करना स्टार्ट करते हैं, तो जब आप विद्यालय जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाते हैं तो देखिए वहां पे आप नियम से चलना स्टार्ट होते हैं कि प्रेयर होगा, वहां पर असेंबली होगी, आपको प्रेजेंट होना है ना। अभी योगा का समय होगा तो आपको योगा करना है। अभी आज के डेट में सफाई का काम करना है। तो ये सब क्या है, समाज के प्रति आपका दायित्व है ना। तो विद्यालय जब तक आप नहीं पहुंचे, स्कूल जब तक आप नहीं पहुंचे, क्या आप औपचारिक रूप से समाजीकरण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। समाज के प्रति अपना दायित्व औपचारिक रूप से तो नहीं कर रहे, है ना। लेकिन जैसे विद्यालय पहुंचते आप औपचारिक रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी होता है, ठीक है, ये कौन होता है, तो ये होता है स्कूल। ये क्या होगा, आपका विद्यालय होगा, या अन्य जो संस्थाएं, है ना। मान लीजिए गुरुकुल है, अगर आप धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं तो धार्मिक संस्थाएं हैं। तो स्कूल, धार्मिक संस्थाएं, ये लोग कौन से अभिकरण में आते हैं, द्वितीय अभिकरण में आते हैं। और ये कैसी शिक्षा देते हैं, औपचारिक। ये कैसे देंगे, औपचारिक। ठीक है, यहां पे समाजीकरण कैसा होता है, तो ऑफिशियल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है अभिकरण, उसको हम लोग कहते हैं पीर ग्रुप। पीर ग्रुप, ठीक है। पीर का मतलब होता है हम उम्र। पीर का मतलब क्या होता है, हम उम्र, यानी आपका दोस्त सहपाठी जो है वो क्या कहलाता है, पीर कहलाता है। हाँ, सहकर्मी बोल सकते हैं। पीर का मतलब क्या होता है, सहकर्मी, जो आपके साथ में काम कर रहा है। ठीक है, तो पीर ग्रुप, ठीक है, ये क्या करता है, तो ये तीसरा है, यहां से समाज के प्रति ठीक है, तो पीर ग्रुप ही वो ग्रुप है जहां से समाज के प्रति सहयोग की भावना जागृत होता है। मतलब जिसके साथ मिलकर आप समाज को बढ़ाने का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
उसी को पीर ग्रुप कहते हैं, यानी इसको हिंदी में कहेंगे सहकर्मी, सहकर्मी दल। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि आप किसी ना किसी एक संस्था से जुड़ गए। ठीक है, मान लेते हैं दहेज उन्मूलन समाज, एक संस्था से जुड़ गए। अब ये संस्था का मतलब ही क्या हो गया? एक से ज्यादा लोग, सिंगुलर तो नहीं है। कोई एक व्यक्ति क्या संस्था कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बहुत लोग होंगे, बहुत लोगों का काम होगा, और सबका उद्देश्य क्या होगा? दहेज का उन्मूलन करना, है ना। तो ये दहेज उन्मूलन संस्था किसके अंतर्गत आ जाएगी? पीर ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 तरह के अभिकरण होते हैं। प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है? फैमिली में। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण कहाँ होता है? स्कूल या संस्थाओं में होता है ना। तीसरा सहकर्मी दल यानी पीर ग्रुप में होता है। क्लियर है? चलिए, तो समाजीकरण से अभी तक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है वो यही आया है कि प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है ना। तो अगर ईवीएस में क्वेश्चन आया तो आपको आंसर कर देना है परिवार। अब यही क्वेश्चन जब सीडीपी में आता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? बाल्या अवस्था से स्टार्ट होती है ना। किस अवस्था से? बाल्या अवस्था से, है ना। ये सीडीपी में क्वेश्चन एक ही है लेकिन मोड अलग अलग हो जाता है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहीं तक था आप लोगों का परिवार का चैप्टर। सब कुछ हम लोग पढ़ लिए। अब कितना पढ़ें, कितना समझे, अब इसको हम लोग एमसीक्यू से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। युद्ध, युद्ध का श्री गणेश। चलिए, सभी को दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, आंसर कॉपी में लिखना है ना। 1 से लेकर जितना क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप लोग बनाइएगा तो हो सकता है बहुत ना कि एक के पीछे बहुत लोग लग जाते हैं, तो वहां पर आपका सोच क्या होता है? आपका सोच दब जाता है। आपका सोच क्या होगा? दब जाएगा। तो आप लोग लिखिए, हम आपके कॉपी पे क्या खुद आकर देख लेंगे, बाद में हम यहाँ पर टिक कर देंगे कि किसका आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? देखिए, क्वेश्चन में 1-2 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। नहीं और सही, है ना। नहीं और सही, अंतर सिर्फ एक लेटर का है, ना और सा का। हड़बड़ में पढ़े ना तो नहीं, कहीं सही पढ़ लीजिएगा, है ना। अब जैसे ये नहीं है, इसी के नीचे हम लिख दे सही, दोनों एक जैसा नहीं लग रहा। हड़बड़ में रहेंगे तो गड़बड़ मार के आएंगे। तो आपको ढूंढना है कि कौन विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अपने अपने कॉपी में आंसर लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आप लोग के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। हो गया? चलिए देखें क्या क्या आप लोग मारे हैं। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन ही पढ़ रहे। आराम से स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर निकल जाएगा। चलिए, सर का आंसर आ गया है। और कोई ट्राई किए? देखने में सब लग रहा है ना कि सही जैसा तो लग रहा है। हाँ, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि ऑप्शंस लगेगा कि सब सही है। ठीक है, चलिए, तो कितने लोग सहमत हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं। सही है, क्योंकि 2 भिन्न लिंग वाले नहीं रहेंगे तो परिवार बनेगा ही नहीं। मैकाइवर और पेस तो यही बोल रहा है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। गलत ऑप्शन यही आ गया।
ठीक है, गलत कथन कौन है? अब यहाँ पे बात किस परिवार की हो रही है? तो याद रखिएगा, यहाँ बात हो रही है संयुक्त की। किसकी बात हो रही है? क्योंकि ऊपर में देखिए कहीं पे संयुक्त और एकल नहीं लिखा है, वो आप पे छोड़ दिया कि आप समझो। तो संयुक्त परिवार में जितने भी अर्नर होते हैं सब पैसा लाकर कर्ता के पास जमा कर देते। सारा पैसा पर अधिकार किसका? मुखिया का। ये तो बताया ना कि जो भी पैसा आएगा सब पर अधिकार कौन कर लेगा? मुखिया कर लेगा। तो प्रत्येक सदस्य की आय क्या भिन्न भिन्न जमा होती है? नहीं, सब एक साथ जमा हो जाता है ना। वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो ईरावती करवे वाला स्टेटमेंट लग रहा है ना? लग रहा है। तो ये भी क्या है? सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, ये भी सही है। गलत कौन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो गलत होगा वो सही हो जाएगा, है ना। तो जो लोग बी आंसर पकड़े होंगे उनका सही है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन तो देखिए और उड़ा दीजिए एकदम। ये सब क्वेश्चन देखना और उड़ा देना है, सोचना ही नहीं है। पूछ रहा है एकल परिवार से क्या तात्पर्य? ठीक है, वह जो वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है। क्या आपके डेफिनेशन में कहीं ऐसा लिखवाया है मैंने? जो नहीं लिखवाए वो कभी होगा भी नहीं। तो ये गलत स्टेटमेंट। ये क्या है? गलत। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, बात तो सही है। अविवाहित रहते हैं, चलिए ये तो कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, ठीक है, संपूर्ण परिवार में बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। क्योंकि संपूर्ण परिवार में और भी तो होंगे, चचेरे भाई होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगे, वो सब का कहीं स्टेटमेंट लिखा नहीं लिखा। तो ये भी क्या है? केवल पति पत्नी, केवल पति पत्नी से परिवार बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ? तो राइट आंसर क्या? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। बुझा रहा है कि उड़ रहा है? बुझा रहा है ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले अभी तो पढ़ाएं इसको। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? कहां से होता है? परिवार से होता है ना। अब यहीं पे द्वितीय लिख देता तो विद्यालय से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? जनसंख्या की वृद्धि, हाँ है। महंगाई भी है, कलह की संभावना भी है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग फिर बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। हाँ हाँ, ये भी बात सही है ना। चलिए ठीक है, वैसे ही करते। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाइए जैसे हम देख रहे थे, फिर बाद में हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है। चलिए चलिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट कीजिए। हम अभी नहीं बताएंगे, पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसको देखते जाइए और ज्यादा समय नहीं लेना है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर अपने कॉपी पे लिख लीजिए और फिर हम बोलेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। हो गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोग चेक करना है।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, चलिए नेक्स्ट। हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए डन, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। चलिए 13 नंबर। फोर्टीन। चलिए कंप्लीट। 15। हाँ, एकाकीपन यानी कि लोनीनेस, अकेलापन बोल सकते हैं। अच्छा, यही तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। चलिए हो गया, तो चलिए अब पांचवा से स्टार्ट करते हैं। हाँ, नहीं और भी है, तो 10-10 क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो व्यापक जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची माता पिता बुआ एवं बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार।
व्यापक में अन्य सदस्य भी शामिल होते, कहीं पर भी। हाँ, बुआ के साथ कहीं फूफा नहीं लिखा हुआ है ना, लिखवाए हैं बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, होगा तभी वो विस्तृत या विस्तारित। चलिए, तो पांचवा का आंसर 3 नंबर यानी सी। छठा, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से। ठीक है। चलिए, सातवां, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण कार्यभार का बट जाना। कार्यभार का बट जाना, इसी को कहते हैं कार्यों का विभाजन। आठवां, परिवार के कार्य कौन से तीनों, किसने बोला? कार्यों को किसने विभाजित किया था? कल ही बताएं आप लोगों को। मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर और पेज। फैमिली का हिंदी रूपांतर, चलिए फैमुलस, 9वां का आंसर फैमुलस। 10वां, रमा ने सिखाया पिता माँ उनके बच्चे एकल परिवार का यदि दादा दादी अनसदा तो या विस्तारित। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गलत है, असंवेदनशील है, समावेशी नहीं है। चले, राइट आंसर डी, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है? घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पाठशाला कैसी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है। 13, परिवार का सबसे छोटा रूप नाभिक, एकल को ही नाभिक केंद्रीय सब कहते हैं, लिखवाए हैं अन्य नाम में आप लोग को। 14, किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास ज्यादा होता है? एकल परिवार में ज्यादा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एकाकीपन की भावना एकल परिवार में ज्यादा होता है। चलिए, तो 10 में से कितना क्वेश्चन किसका सही? एक गलत हुआ, 9। बहुत बढ़िया, एक गलत हुआ, 9। 15 में 15, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, और सर आप लोग का सब सही है? अरे बहुत बढ़िया। 13 यानी 2 गलत हुआ। चलिए, कोई बात नहीं, है ना, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आंसर लिखिए। चलिए, आगे बढ़े। हो गया। चलिए, 17 नंबर। ठीक है। चलिए, 18। हो गया। 19। चले, यहां पे स्वभाव नहीं होगा, स्वभाव होगा।
हो गया? चलिए नेक्स्ट 20 नंबर। हो गया? 21। ठीक है? 22। चलिए कुछ कुछ जो चीजें हैं वो बाद में समझा भी देंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से भी होगा, जैसे ये वाला आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं इसके बारे में। हाँ बनाइए इसको, कभी कभी तुक्का लगा के भी देखिए कि सही होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो कल मित्रता के बारे में हम लोग पढ़े थे और कुछ ऐसा ही उदाहरण भी दिए थे। आगे बढ़े। 24। हो गया? 25। ठीक है, चलिए तो अब मिलाया जाए। 16 नंबर से मिलाना है ना। चलिए, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। कौन ऐसा बोलता है? जो बोलता है गलत बोलता है। तो लड़का और लड़की के मध्य विभेद उत्पन्न करना, इसी को लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। लड़का और लड़की के बीच में अंतर स्थापित करने को ही क्या कहते हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप कैसा था? संयुक्त परिवार था। ठीक है, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होगा? एकाकीपन, आत्मनिर्भरता, सब होगा। उपर्युक्त सभी। चलिए, किसने कहा मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु, है ना। इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस था कि मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज के बाहर या तो देवता रह सकते हैं या दानव रह सकते हैं, है ना। चलिए, लैंगिक विभेद अभी बताए थे। लड़का लड़की के लिए अलग अलग नियम, इसी को क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक है। परिवार के कार्यों का वर्गीकरण कल ही पढ़ाए हैं, मैकाइवर और पेज।
शारदा एक्ट, हाँ ये समझ लीजिए, ये है विवाह से संबंधित, है ना। मेल और फीमेल दोनों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई कि विवाह के समय महिला और पुरुष का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मेल के लिए जो आयु निर्धारित किया गया था वो 18 साल और महिलाओं के लिए 14 साल, ठीक है, कि इससे कम का विवाह नहीं होगा। तो बोल सकते एक तरह से बाल विवाह रोकने का प्रयास किसने किया? शारदा एक्ट ने। फिर धीरे धीरे चलकर मैच्योरिटी के आधार पर ये एज बढ़ता चला गया। आज महिलाएं 18, पुरुष 21, है ना। हाँ, लेकिन याद रखेंगे वोटिंग का पावर दोनों को किस एज में? हाँ, तो पुरुष देश चला सकता है 18 में, घर चलाने के लिए 21 साल तक वेट करना पड़ता है, और परिपक्व होइएगा तब घर चलाइएगा, ठीक है। हाँ, राकेश और सुरेश दो मित्र थे, दोनों के बीच की मित्रता समाप्त हो गई। सुरेश ने राकेश को सक्षम होते हुए भी उसके तंगहाली में सहायता प्रदान नहीं की। दोनों के बीच में मित्रता, उपयोगिता, कल भी समझाए थे, विशेष कार्य हेतु अगर आप मित्र हैं तो उपयोगिता है। अगर उपयोगिता पूर्ण नहीं हो रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो मित्रता क्या होगी? टूट जाएगी, ठीक है। पड़ोसी कौन? जो आपके घर के पास रहते हैं वो पड़ोसी है। और इसी को थोड़ा घुमा देता तो, है ना, कि एकल परिवार का आकस्मिक या आपातकालीन परिवार किसको कहते हैं? तो पड़ोसी को। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्या? बच्चों के लिए खेल क्या है? तो एक उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है। क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के साथ ही खेलता है। आप उसको सिखाते नहीं, अकेले भी छोड़ दिया, अकेले में खेल रहा है। अर्जित मनोरंजन मतलब, अर्जित मतलब कमाना, और मनोरंजन मतलब मनोरंजन, हाँ ठीक है। चलिए, एक अनावश्यक, ये तो निगेटिव है, ठीक है। समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया, आप लोगों को पहले भी समय समझाएं कि निगेटिव जो होगा कभी भी सही नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है? निगेटिव है, तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, किसके कितने सही हुए? 2 गलत यानी 23, एक गलत 24, 5 गलत 20, हाँ टोटल 19, अच्छा 19, आपका 22। चलिए, किस और कोई 22 को क्रॉस कर रहा है? 23, चले बहुत बढ़िया। कोई 23 को क्रॉस किया? 24, बहुत बढ़िया। कोई 24 को क्रॉस किया? लास्ट 24 है, 23, अरे बहुत बढ़िया। चलिए, तो सर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। एक कौन सा गड़बड़ा गया? शारदा एक्ट गड़बड़ाया। आपका कौन कौन गड़बड़ाया? 21 नंबर कौन सा था? अच्छा, ये मैकाइवर वाला। चलिए, हाँ, तो शारदा एक्ट अब बोले थे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे होगा। 13 नंबर, परिवार का सबसे छोटा रूप एकल परिवार। एकल परिवार को ही नाभिक परिवार कहते हैं, है ना, उसी को न्यूक्लियस कहते हैं।
है ना। हाँ, इसी को केंद्रीय भी कहते हैं। ये तीनों सही है। हाँ, ये रहता तो भी सही, ये भी रहता तो भी सही। ठीक है, नोट्स आप लोग लिखे हैं ना। चलिए, एकल परिवार का नोट्स खोलिए, आप लोग देखिए उसमें अन्य नाम हम लिखवाएं। एकल परिवार के नोट्स में अन्य नाम लिखवाए होंगे, वहीं से स्टार्ट ही किए थे डेफिनेशन के बाद। लिखा हुआ है। हाँ, तत्काल कहाँ, एकल, एकल, नाभिकीय, केंद्रीय, सब लिखा हुआ होगा। ठीक है। और आप लोग को बोले भी थे कि ये ऑप्शन में आजकल कम आता है, मैं बताए भी थे ना कि ये कम आएगा, ये सब दोनों ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन फिर छोड़ना नहीं है, रिवीजन करना। जैसे हम लोग अपने गांव में बोलते हैं ना, फूल के कुप्पा नहीं हो जाना है, नहीं तो सब गड़बड़। हाँ, पीडीएफ हम भिजवा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों का परिवार और पड़ोस। हाँ, टिक मिटा के भेजें। चलिए, टिक मिटा देते हैं। हाँ, हाँ, ऑनलाइन भी ऐसे ही होता है। और इस बार टेस्ट में ईवीएस में कितना नंबर आया? टेस्ट कितने लोग दिए थे? कोई नहीं। ईवीएस 18। हाँ, धीरे धीरे अब जैसे पढ़ते जाइएगा चैप्टर, वैसे वैसे बढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, नहीं, क्वेश्चन जितना बड़ा दे रहा है उतना ही आसान है। जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ज्यादा दिमाग खराब करेगा, है ना। हाँ, तो बड़ा में है क्या कि इत्मीनान से उसको पढ़िए, हड़बड़ में नहीं। टाइम बहुत होता है, एकदम हल, एक एक पंक्ति आराम से पढ़ते जाइए, आंसर निकल जाएगा, है ना। हम तो बताएं आप लोगों को, कुछ कुछ थ्योरी बताए हैं, उस थ्योरी पे जिस दिन अमल करना स्टार्ट कर दीजिएगा।
थ्योरी नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट है, ये जीवन का कॉन्सेप्ट है ना। और वो कॉन्सेप्ट है तीन चीजों पर ध्यान देना। जिस दिन ये तीन चीज पे ध्यान दे दीजिएगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ठीक है, पहला क्या है? पहले को हम लोग कहते हैं 21 डेज। कोई भी चीज 21 दिन तक लगातार पढ़ते रहिए, वो परमानेंट हो जाएगा, आपके वो अचेतन मन में जाकर बैठ जाएगा। तो ये नहीं कीजिएगा तो फिर रट्टा मारने वाला ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज है गुरुकुल पद्धति। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्लासरूम के दौरान किया जाता है कि जब लिख रहे हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है ना, तो योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। आपका रीढ़ का हड्डी सीधा होना चाहिए, आपका बैठने का पोस्चर एकदम ये होना चाहिए। हाँ, रीढ़ की हड्डी जितना सीधा रखेंगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान अर्जन होता है। ये खुलता है दिमाग खुलता है ना। इसको गुरुकुल पद्धति हम नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे कि गुरुकुल जो है पेड़ के चबूतरे के पास बैठे, उनके छात्र नीचे बैठे, सब योग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, है ना, बैठे हुए। अब आप जितना भी देखिएगा पुराना वीडियो या कोई भी सीरियल देख रहे हैं माइथोलॉजिकल, तो देखिएगा जितने भी उनके छात्र बैठे हुए हैं सब मुद्रा में एकदम स्ट्रेट, क्योंकि उस समय लिखना पढ़ना नहीं होता था ना, तो जो चीज है हाँ एकदम स्ट्रेट आता था, एकदम सीधा आता था। लकड़ी का चेयर भी देख लीजिए एकदम सीधा होता था, है ना। तो ये जितना सीधा रखिएगा उतना जल्दी आप सीखिएगा। तो बेड पे पड़ गए, 4 को तकिया लगा लिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, है ना। आप जब भी पढ़िए बेड पर ही पढ़ना है तो पालथी मार के बैठिए और सीधा बैठ के पढ़िए। नहीं तो ज़्यादा बेटर है कि आप टेबल पे पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। एक टेबल लैंप ले लें, टेबल लैंप बहुत सस्ता मिलता है और बहुत आजकल तो अच्छे अच्छे मिलने लगे एलईडी लाइट के साथ, है ना। और जब भी पढ़ाई करें तो रूम का पूरा लाइट ऑफ कर दें। हाँ, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। जैसे अब इसी रूम में जैसे अंधेरा हो गया ना शाम का, रूम अगर आप बंद करेंगे अंधेरा हो जाएगा, और सिर्फ जो टेबल लैंप है उसको फोल्ड करके आप अपने किताब पे रख दीजिए, है ना, और आप सीधा होकर यहां से किताब को देखिए। इधर उधर देखेगा तो अंधेरा है, दिमाग कभी आपका डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। आपका डायरेक्ट दिमाग कहाँ? आपके नोट्स पर, आपके बुक्स पे होगा। ठीक है, तो दूसरा थ्योरी क्या है? गुरुकुल पद्धति। तीसरा तरीका, दिमाग की स्मृति को कैसे बढ़ाएंगे, है ना। स्मृति मतलब मेमोरी कैसे बढ़ाएंगे? तो इसका एक तरीका, जब तक यहां पर कंपन महसूस नहीं कीजिएगा, जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। और इसके के लिए कुछ नहीं करना, दिन में जब आपको समय मिले, जब रात में, दिन में, दोपहर में, जमीन पर बैठिए, है ना, पालथी मारिए, हाथ का मुद्रा होना चाहिए इस तरह से। बहुत सारी मुद्राएं हैं, एक पे एक ऐसे रखिए, और ये होना चाहिए आपके नेवल के पास, नाभि के पास, है ना। और आंख को बंद कर लीजिए, बस इतना ही करना है। जितना देर आप आंख बंद रख सकते हैं, 2 मिनट नहीं रख पाएंगे, 1 घंटा तो बहुत है। 2 मिनट मेरी गारंटी है। जैसे ही आप आंख बंद कीजिएगा, आपके जितनी भी नाकामियां हैं, जहां पर आप फेल्योर हुए हैं, सब आपके दिमाग में चलने लगेगा। जैसे आंख बंद करिएगा तो जो भी आपके लाइफ की उलझन है, आंख बंद किए हुए भी आपको दिखेगी सब कुछ। आपको उसी के पार निकलना है। एक ऐसा स्टेट आएगा जब आप पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे, कुछ नजर नहीं आएगा। जब तक वहां पर नहीं पहुंचे, ये क्रिया करते रहिए।
ठीक है। और जैसे वहां पे पहुंच गए, थोड़ा देर वहां पर रहिए और फिर आंख खोल दीजिए, बस इतना ही करना, 2-3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इसका हम लोग इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। ठीक है, ये ध्यान मुद्रा, आंख बंद कीजिए और ऐसे हाथ रखिए अपने नाभि के पास, और आंख बंद करके जैसे ये एकदम स्ट्रेट होगा और ये एकदम सीधा होगा, ऐसे आपसे बैठ जाइए। और ज्यादा मजा कब आएगा, गूगल पे आप क्या कीजिए, टाइप कीजिए गूगल पे टाइप कीजिए क्या, ओम चैंट। ठीक है, कोई अगर घर में स्पीकर है या मोबाइल ही है, रूम में एकदम आप अकेले हो, शांत हो माहौल, बजा के एकदम हल्का साउंड में छोड़ दीजिए, तो पीछे से क्या होगा ना, ओम ओम ये चैंट करेगा, तो ध्यान और भी केंद्रित होगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान केंद्रित करना सीख जाइए, कुछ नहीं भूलिएगा, है ना। और वाइब्रेशन कौन लाता है, तो वाइब्रेशन एक मंत्र लाता है और उसका नाम है, आज के डेट में बच्चे पता नहीं कि इस मंत्र से पीछे क्यों भाग रहे हैं। हम हर बच्चा को बोलते हैं, स्कूल जाने वाला हर बच्चा, अगर उसको अपने लाइफ में स्टडी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको सिर्फ चले जाना है इसके शरण में। इसके शरण में जो क्या ना, उसका उन्नति एकदम रिखा हुआ है। ठीक है, रीजन क्या है, इसको तो नासा भी अप्रूव्ड किया कि विश्व के जितने भी मंत्र हैं, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन यानी कंपन वाला जो मंत्र है वो कौन है, गायत्री मंत्र। इतना पावरफुल मंत्र है कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। ठीक है, इससे ध्यान बहुत शार्प होता है, ध्यान बहुत तेज होता है। जो होता है ना, कुछ कुछ बच्चे को देगा बहुत स्मार्टली आंसर कर देता है, तुरंत उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, और किसी किसी का टाइम लगता है। तो अगर दिमाग तेज करना है, ये मंत्र है ना, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं। ठीक है, अरे कभी भी विद्यार्थियों के लिए फ्री है, ये आपको हम पूजा करने नहीं बोल रहे, सिर्फ आपको करना है। 108 टाइम्स अगर आप अपने लाइफ में इसको डाल लिए, है ना, अपने जीवन में अगर इसे 108 बार डाल लिए आदत इसका, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, है ना। उसके हाँ क्या हो गया नहीं, सही में नाम बहुत बढ़िया नाम है ना। लेकिन वही है ना कि नाम की सार्थकता के पीछे हम लोग भागते नहीं है ना। ऊपर परिवार वाला रख दिया कोई भी नाम, लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं कि आप, और सही बात है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है ना। क्यों ऊपर वाला आपको भेजा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा है ना। ठीक है, जैसे बहुत कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब दुनिया से जाओगे तो लोग तुमको कैसे याद रखे, है ना। बहुत लोग पूछता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम दुनिया से चले जाओगे तो लोग तुमको कैसे याद रखे। और मेरा आंसर एक ही होता है, क्यों याद रखना है, याद क्यों रखना है यार, कहानी खत्म। वी ऑल आर रेंटर्स यार, हम लोग सब यहाँ किराएदार है, क्यों याद रखना। अपना कर्म करते रहिए और मुक्त होके निकल जाइए यहाँ से। ये पापी संसार से जितना जल्दी मुक्त होकर ऊपर जाइए वही सही है। बस कोई याद नहीं नहीं तो एक आता है ना बेड वाला स्टडी टेबल, वो भी सही है, वो भी सही है। उसको भी आप रख के बैठेंगे ना तो ठीक है। एक को, कुछ लोगों को देखते हैं ना लेट के पढ़ने का आदत है, तकिया पे सो जाएंगे और उसके बाद लिखते, है ना। हाँ,
हाँ, और जितना दोहराइए, जैसे देखिए बचपन में लोग बोलते थे ना कि कोई भी चीज को बार बार हिज्जे करते रहो, है ना। मास्टर साहब भी आपको याद होगा कि क्लासरूम में खड़ा करके बोलते थे हाँ जी पढ़ो। एक ही चीज को 20 बार, पहाड़ा को भी 20 बार रगड़वा रहे हैं, एक ही पहाड़ा, एक एक कम एक, एक एक कम एक, जब तक याद नहीं हुआ तब तक दूसरा पे नहीं गए। क्यों रटवा रहे हैं? क्योंकि वो भी क्या करवा रहे हैं, वो भी आपके दिमाग के अचेतन मन में उस चीज को डाल रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में डाल दे रहे हैं। और यहाँ अनकॉन्शियस में कोई भी चीज गया वो परमानेंट है ना। जैसे आपका घर का रास्ता आपके दिमाग में फिट है, आपको याद नहीं करना पड़ता घर कैसे कैसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रास्ता कहाँ है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में। आपका नाम, आप सब कुछ भूल सकते, क्या अपना नाम भूल सकते? भोरे भोरे उठा रहे, मेरा नाम क्या था यार? है ना। रीजन ये है क्यों भूल जा रहे, क्योंकि आप अपने बच्चों को नाम से नहीं पुकार रहे, मैक्सिमम आप बाबू फलाना ढकाना करके बोल। हाँ। नाम अगर लगातार किसी चीज का ले रहे तो कभी नहीं भूलिएगा। भूलते हैं? नहीं। भूल कब जाएगा? मान लीजिए कोई मैट्रिक में आपके साथ पढ़ता था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो याद था, रोज उससे मिलना जुलना हो रहा था। 10-15 साल के बाद मिला तो चेहरा याद आ जाएगा कि हाँ फलानवा मेरा दोस्त है, लेकिन उसका नाम गायब हो जाएगा, क्योंकि रिपीट आप नहीं कर रहे। तो ये बस वही है, किसी चीज को लगातार रिपीट करते रहिए, वो परमानेंट होना है, एकदम हो जाना है ना। फिर उसके बाद कोई आपका नोट्स कॉपी चोरी करके ले जाए, कोई आपका बुक ले जाए। मेरे साथ हुआ, इसीलिए बता रहे। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, मेरे रूम में आकर किसी ने पूरा नोट्स ही उठा के ले गया। बहुत मुश्किल से बनाए थे, 2.5-3 साल की तपस्या थी उस नोट्स को, और नोट्स ही गायब हो गया। ठीक है, तो हमको लगा अब तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, फिर से 2.5-3 साल कौन मेहनत करेगा नोट्स के लिए। ठीक है, तो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी थे। तो मेरे जो मेंटोर थे वो बोले कि तुमको नोट्स की जरूरत क्यों है, क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हो, तुमको चीजें याद रहती है, तो तुम एक कमजोरी लेके काहे चल रहा है कि नोट्स के बिना हम अधूरा हो गए सर। नोट्स को यहाँ पे रख लो। तो वो हम पूछे कि कैसे रखे, तो ये तरीका उन्हीं का है, ये सब करो। ठीक है, और बड़ा यूनिक तरीका था उसका। जैसे पढ़ा रहे ना, मान ले कि हम यहाँ पे क्या लिखे, 21 डेज थ्योरी। ठीक है, अब जैसे कल क्लास में आए, और उस समय तो डिजिटल बोर्ड होता नहीं था, व्हाइट बोर्ड होता था। पढ़ा रहे, वो खड़ा कर देते, सिन्हा खड़ा हो। हाँ सर। अरे कल यहाँ पर हम क्या लिखे थे जी, कल हम यहाँ पर क्या लिखे थे। ठीक है, उनका क्वेश्चन ऐसा होता था। तो अब कैसे आपको याद रहेगा? अगर आप क्लास में एकाग्र हैं तभी। ठीक है, और एकाग्रता बढ़ाने के का तरीका ये उन्हीं से मैंने सीखा था कि इसको सीधा रखो, क्लासरूम की जितनी बातें सब यहाँ पे आ जाएगी। प्रैक्टिस करते करते फिर नोट्स का कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। जो पढ़ते थे लगता था कि दिमाग में घुसते जा रहा है। और नोट्स अपना इतना मेहनत से बनाए थे कि बाद में हमको उस नोट्स के पेज दिखते थे। अभी मैं आंख बंद कर लेंगे, हमको नोट्स मेरा नजर आता है कि यहाँ पर ब्लू कलर से ये लिखे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर से ये लिखे हैं। इतना बार मैंने देखा है। तो चीज को बार बार करते रहिएगा, वो परमानेंट होगा ही होगा। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं, 10 दिन छोड़ दिए, फिर 11वां दिन आप 18 घंटा पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं। पर डे आप 60 मिनट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पर डे पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। हाँ, एकदम रूटीन, जैसे हम लोग बचपन में रूटीन नहीं बनाते थे कि आज मैथ्स पढ़ेंगे तो आज सोशल साइंस पढ़ेंगे, वैसे ही आप भी बांट लीजिए। हफ्ता के सभी दिन बांट लीजिए कि हमको 2 दिन ईवीएस पढ़ना है, 2 दिन सीडीपी पढ़ना है, हमको मैथ्स 1 दिन देखना है, ये फलाना देखना। फिर देखिए कितना इजी हो जाता है ना। एक ही विषय पे लटके रहिएगा तो फिर दूसरा विषय बहुत पीछे छूट जाएगा ना। अरे वो नहीं, जब तक मन करे तब तक पढ़िए, लेकिन लगातार 45 मिनट से ज्यादा मत पढ़िए। लगातार 45 मिनट से ज्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं
तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि आपका दिमाग 45 मिनट ही एकाग्र होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो 45 मिनट पढ़िए, उठ जाइए, पानी पीजिए, इधर उधर घूमिए, घर वाले से बात कीजिए, एक आध को गाना सुन लीजिए और फिर जाके बैठ जाइए 15-20 मिनट के बाद, फिर 45 मिनट पढ़िए। लगातार 6 घंटा बैठिएगा, कुछ नहीं हासिल होगा, है ना। आप गौर करते हैं स्कूल की जो बेल होती है वो 45 मिनट की क्यों होती है? रीजन यही है, क्योंकि कोई भी चीज आप 45 मिनट ही लगातार कर सकते हैं, उससे ज्यादा करेंगे एकाग्रता भंग हो जाएगा। ठीक है, एकाग्रता भंग हो गया, फिर आप कुछ भी करते रहिए, दिमाग में आना ही नहीं, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। उठिए, पानी पीजिए, इधर उधर घूमिए, गाना सुनिए, फिर बैठ जाइए, फिर दिमाग आपका सक्रिय हो जाएगा अगला 45 मिनट तक, है ना। चलिए करके देखिए, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं सीडीपी के साथ, है ना। जय हिंद।